नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 7th चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसफार्मर। इस वीडियो में ट्रांसफार्मर के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, कितनी प्रकार के होते हैं, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी बनावट यहां पर देखेंगे। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड सूत्र यहां पर व्युत्पन्न करने वाले हैं। उसके पश्चात ट्रांसफार्मर की दक्षता और अंत में हम ट्रांसफार्मर में होने वाली विभिन्न ऊर्जा हानियों की चर्चा करने वाले हैं। कुल मिलाकर आज का जो वीडियो है वो पूरी तरह से ट्रांसफार्मर पर आधारित है। ट्रांसफार्मर के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी, आप प्राप्त करने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि हम एनसीईआरटी के नए पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग एक एक करके पहले चैप्टर से 7th चैप्टर तक सारे के सारे टॉपिक्स आपको करवा दिए हैं जो कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में मौजूद है। पहले चैप्टर से लेकर ये जो 7वां चैप्टर है ये अंतिम टॉपिक है। हमने सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, एक भी टॉपिक को हमने छोड़ा नहीं है। ओके, तो आप जो एनसीईआरटी का नया पाठ्यक्रम है उसका एक एक टॉपिक समझ सकते हैं, उनकी बेसिक समझ सकते हैं, और आप किसी भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्यों ना हो, किसी भी बोर्ड से रिलेटेड क्यों ना हो, आपके लिए हमारे जो वीडियो हैं वो काफी लाभप्रद होंगे, काफी बेनिफिशियल होंगे। विद्यार्थियों, अब मैं थोड़ा सा इस वीडियो की ओर बढ़ता हूं, बात करेंगे ट्रांसफार्मर। थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में बताता हूं कि हमारे घरों में जो विद्युत का संचरण होता है, घरों से जस्ट पहले हमने एक ट्रांसफार्मर देखा है। वो जो ट्रांसफार्मर है वो क्या करता है, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में कन्वर्ट करता है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि ये हमारे घर हैं और घर से जस्ट पहले, घर के जस्ट पहले आपने देखा होगा हमारे घर में जो विद्युत का संचरण होता है उससे जस्ट पहले आपने एक ट्रांसफार्मर देखा होगा। क्या देखा होगा? ट्रांसफार्मर देखा होगा। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर, इस ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज आता है वो 11,000 वोल्ट आता है। कितना वोल्टेज आ रहा है इस ट्रांसफार्मर तक? 11,000 वोल्ट। जबकि अपने घरों में सारे के सारे उपकरण 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं। तो क्या है कि ये जो ट्रांसफार्मर है इस उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्टता में कन्वर्ट करता है। तो ट्रांसफार्मर का कार्य हो गया उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में कन्वर्ट करना। ओके, अब मैं बात करता हूं नलकूप। तो नलकूप होते हैं या जो कुएं होते हैं, ट्यूबवेल होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, यदि आपका बिजली का कनेक्शन है तो वहां पर भी प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवश्यकता होती है। और वो जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है नलकूप के लिए 440 वोल्ट की चाहिए। कितना वोल्टेज चाहिए? 440 वोल्ट। जबकि यहां पर आप देख रहे हैं कि 11,000 वोल्टेज यहां पर आता है, 220 वोल्ट अपने घरों में भेज देता है। यही ट्रांसफार्मर क्या करता है, 440 वोल्ट में भी कन्वर्ट करता है। तो इसकी सहायता से हम नलकूप या कुएं का संचालन कर सकते हैं, इनमें विद्युत का संचरण करवाकर इनको यूज में ले सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया है कि ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टता को किस में कन्वर्ट करता है? निम्न वोल्टता में कन्वर्ट करता है। अब मैं यहां पर आपको थोड़ा सा और याद दिलाता हूं कि आपने अपने आसपास में हाई टेंशन लाइनें देखी होगी।
बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे खंबे देखे होंगे और उन पे बड़े और मोटे तार लगे होते हैं। उन तारों से उच्च मान की धारा का प्रवाह होता है। उनसे क्या होता है? उच्च मान की विद्युत का प्रवाह होता है। तो यहां से ये जो आप लाइनें देख रहे हैं या देखते हैं, तो इन लाइनों में ऐसा क्या है? तो विद्यार्थियों, इन लाइनों में जो वोल्टेज होता है वो और भी ज्यादा होता है। इन लाइनों में के अंदर क्या होता है? और भी ज्यादा प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है। और जैसे ये हो सकती है, ये जो 132 केवी, 132 केवी, 1,32,000 वोल्ट, या इससे छोटी जो लाइनें होती है उनमें 33 केवी होता है, 33,000 वोल्ट। जबकि हमारे घरों में 220 या कुएं के ऊपर 440 वोल्ट चाहिए। जबकि इन बड़ी बड़ी जो लाइनें होती हैं उनमें से 132 केवी या 33 केवी का प्रत्यावर्ती वोल्टता धारा का संचरण करवाती है। इतनी हाई वोल्टेज क्यों, जबकि हमारे घरों में बहुत कम काम में आती है? इसका रीजन मैंने थर्ड चैप्टर में बताया है कि उच्च वोल्टता के ऊपर जब धारा का संचरण होता है तो वहां पर ऊर्जा क्षय कम होता है, शक्ति का क्षय कम से कम होता है। तो शक्ति क्षय न्यूनतम रखने के लिए प्रत्यावर्ती धारा का संचरण उच्च वोल्टता पर किया जाता है, हाई वोल्टेज पर किया जाता है। 132 किलोवोल्ट कहीं यूज में नहीं आता, बट इसके संचरण के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इन लाइनों के अंदर ऊर्जा क्षय बहुत कम होगा, शक्ति क्षय बहुत कम होगा, इसलिए प्रत्यावर्ती वोल्टता का उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता पर संचरण किया जाता है। ये आपको क्लियर हो गया? ये क्यों लेते हैं, इतनी हाई वोल्टेज क्यों लेते हैं, ये क्लियर हो गया। अब ये इतनी हाई वोल्टेज क्रिएट कैसे करेंगे? तो इनके लिए भी कुछ ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। उनके लिए भी क्या होती है? कुछ ट्रांसफार्मर होंगे जो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में कन्वर्ट कर देंगे। तो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलने वाले भी ट्रांसफार्मर होते हैं। तो यहां से हमें क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या मिला है कि जो ट्रांसफार्मर है वो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में, या क्या कर सकते हैं, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदल सकते हैं। ओके, इसके अंदर इसी वीडियो में हम ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर के अंदर दो कुंडलियां होती है और उनमें अन्योन्य प्रेरण की घटना होती है। अन्योन्य प्रेरण हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर में पढ़ा। तो ट्रांसफार्मर में अन्योन्य प्रेरण की घटना होती है जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की ही घटना है। तो ट्रांसफार्मर को हम कह सकते हैं कि ये एक विद्युत चुंबकीय उपकरण होता है जो कि प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा कर देता है। या तो क्या कर देगा, कम कर देगा, या ज्यादा कर देगा। ओके, तो यहां पर मैं ट्रांसफार्मर को परिभाषित करने जा रहा हूं। एक बार इन सब को यहां से हटा देते हैं, ये हमने समझने के लिए लिया था, इनको सबको हटा देते हैं। अब डेफिनेशन में आपके सामने पुट कर रहा हूं, क्या है देखिए। ऐसा विद्युत चुंबकीय उपकरण, ऐसा विद्युत चुंबकीय उपकरण, विद्युत चुंबकीय उपकरण जो जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को, प्रत्यावर्ती वोल्टता को, प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा कर दे। या तो वो क्या कर देता है, कम कर देता है, या ज्यादा कर दे, ट्रांसफार्मर कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कहलाता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। ये हमारे पास में है ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन, जो कि क्या करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता को या तो कर देगा कम या क्या कर देगा, ज्यादा।
तो कुछ ट्रांसफार्मर तो प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम करते हैं और कुछ ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को बढ़ा देते हैं। ओके, अब देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत की यहां पर मैं बात करता हूं, चर्चा करता हूं, तो ट्रांसफार्मर है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। यह किस सिद्धांत पर काम करेगा? यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंदर भी कौन सी घटना, पर्टिकुलर उस घटना का उल्लेख मैं यहां पर कर देता हूं, यह अन्योन्य प्रेरण। इस पर काम करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस पर काम करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसको क्लियर कर लें, म्यूचुअल इंडक्शन पर आधारित है। इस पर आधारित है, म्यूचुअल इंडक्शन पर आधारित है। मैं आपको थोड़ा सा अन्योन्य प्रेरण के बारे में भी याद दिलाता हूं कि अन्योन्य प्रेरण में होता क्या है। जैसे ये हमारे पास में एक कुंडली है, ये क्या है? एक कुंडली, और इस कुंडली से कोई सेल जुड़ा हुआ है जिससे धारा बह रही है, जिससे किसका प्रवाह हो रहा है? जिससे धारा का प्रवाह हो रहा है। इसके पास में ही एक अन्य कुंडली और रखी हुई है और उस अन्य कुंडली से एक धारामापी जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है? धारामापी कनेक्टेड है। आप यहां पर देख ले में कि जब इस कुंडली में से धारा प्रवाहित होती है, इस कुंडली में धारा का परिवर्तन होता है, तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। देखिए कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से जाएगी, ऐसे कि आप एक बार देख लीजिए कि जब इसमें से धारा प्रवाहित होती है तो इस कुंडली के कारण से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से उसके पास में रखी दूसरी कुंडली में से भी होकर गुजरती है। जब इसमें धारा में परिवर्तन करेंगे, पहली कुंडली में जब धारा में परिवर्तन होगा तो उसके चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा, उसके चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। एक बार क्लियर कर लें कि यहां पर जब धारा में परिवर्तन होगा तो यहां उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, जो कि क्या है? दूसरी कुंडली में से भी होकर गुजर रहा है, तो दूसरी कुंडली से रिलेटेड भी चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव आएगा। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आने से चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से उसके पास में रखी दूसरी कुंडली के अंदर भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। यहां से धारा प्रवाहित होती है जिसके कारण से इस धारामापी में विक्षेप प्राप्त होता है और इस घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इसी घटना को क्या कहा जाता है? अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। ये इसे आप समझ लें कि एक कुंडली में धारा परिवर्तन से दूसरी, उसके जस्ट पास में रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न हो जाने की घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है और ट्रांसफार्मर में ऐसा ही होता है। अभी हम आपको समझाएंगे, इसकी बनावट से आपको और बेटर तरीके से समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे इसकी रचना, बनावट। ट्रांसफार्मर की जो बनावट है वो किस प्रकार की होती है? बनावट, कंस्ट्रक्शन, रचना। हम इसकी मोटी मोटी रचना समझने वाले हैं। देखिए इसकी रचना को समझने हेतु मैंने यहां पर ये मैंने एक प्लेट ली है, इसे आप एक बार समझें। ये हमारे पास में कच्चे लोहे की प्लेट है। काय की प्लेट है? कच्चे लोहे की प्लेट है। इस प्लेट में कोई कलर भर लेते हैं, तो ये मैंने इस प्लेट के अंदर कोई कलर भर लिया है। ओके, इस प्लेट के बीच वाले हिस्से को यहां से हटा देते हैं। बीच वाले हिस्से को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं।
देखो हटाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको आप इसे भी आप अच्छे से समझ ले। इसको हटाने के लिए मैंने एक दूसरी इस तरीके से आप देखें ऐसे, ये हमारे पास में, अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ये हमारे पास में कच्चे लोहे की पतली प्लेट है, ठीक है। अब ऐसी ही बहुत सारी प्लेटें एक दूसरे के ऊपर रखी जाती है। तो ये जो प्लेट आप देख रहे हैं ये काहे की बनी हुई है, कच्चे लोहे की बनी हुई है। काहे की बनी हुई है, कच्चे लोहे की। जो मैं बता रहा हूं उसके पीछे रीजन है, हर एक जो बिंदु है उसको आपको समझना होगा। तो ये कच्चे लोहे की बनी हुई है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस प्लेट के ऊपर एक दूसरी प्लेट रखेंगे, तीसरी प्लेट रखेंगे, एक एक करके बहुत सारी प्लेटें एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। पहला काम यही है। इसका जो मेन जो ढांचा है वो यही है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफार्मर की क्रोड। तो बीच का जो मेन जो हिस्सा है वो कच्चे लोहे का बना होता है, पतली प्लेटों के रूप में होता है, और एक प्लेट दूसरी प्लेट पर रखी जाती है, बीच में वार्निश या एक कुचालक माध्यम भरा होता है। दो प्लेटों के बीच में क्या भरा होगा, कुचालक माध्यम भरा होगा। तो कच्चे लोहे की क्रोड होती है, जो क्रोड है वो काय की है, कच्चे लोहे की क्रोड। ओके, अब देखिए एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रखी जाती है, एक प्लेट के ऊपर क्या रखी जाती है, दूसरी प्लेट रखी जाती है। चलिए कैसे रखी जाती है इसको देख लीजिए आप। यहां से इस तरीके से रखी जा रही है, इस तरीके से रख दी, और दोनों प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में एक कुचालक माध्यम भरा होगा। दोनों प्लेटों के बीच में क्या भरा होगा, एक कुचालक माध्यम भरा होगा। तो देखिए एक प्लेट के ऊपर हमने दूसरी रख दी है, दूसरी प्लेट के ऊपर हमने ये तीसरी प्लेट रख दी है। आप देख पा रहे होंगे ये हमने क्या कर दी है, तीसरी प्लेट रख दी है। ये मैं अब चौथी प्लेट रख देता हूं, पूरा का पूरा पोर्शन उठाकर यहां पर रख देते हैं। अब समझने के लिए है, ज्यादा रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप भी समझ रहे होंगे। इस तरीके से हम इनको पुट कर देंगे। एक प्लेट यहां से हिल चुकी है, उसको एक बार पुनः व्यवस्थित करते हैं। या चलिए तीन प्लेटें आप वहां पर देख पा रहे होंगे। अब मैं यहां से, ये हमारी चौथी प्लेट है, कौन सी है, चौथी प्लेट है। चलिए एक बार तीन से ही काम चलाते हैं, इतना इतना आपको समझ लेना है। एक के ऊपर एक इस तरीके से कच्चे लोहे की बनी हुई पटलित क्रोड बनाई जाती है। ओके, अब क्या करते हैं, इसके एक भुजा के ऊपर एक कुंडली लपेटते हैं, जिसको प्राथमिक कुंडली कहा जाता है। इसकी एक भुजा के ऊपर क्या किया जाता है, एक कुंडली लपेटी जाती है। देखिए जो मैं बोल रहा हूं उसको आप अच्छे से समझ लें। इसकी इस भुजा के ऊपर यहां पर ये जैसे एक क्रोड है, इस तरीके से इस तरीके से इसकी इस भुजा के ऊपर हमने क्या लपेट दी है, एक कुंडली लपेट दी है। और इस कुंडली को हमने एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ दिया है। इस कुंडली को हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं। इसका नाम क्या है, प्राथमिक कुंडली, जो कि इस क्रोड की एक भुजा के ऊपर जुड़ी हुई है। प्राइमरी कोयल है ये, ट्रांसफार्मर की क्या है, प्राइमरी कोयल। इसकी ये सामने वाली जो भुजा है उसके ऊपर एक दूसरी कुंडली लिपटी होती है। क्या होगी, एक दूसरी कुंडली यहां पर लिपटी होगी, दूसरी कुंडली इस तरीके से लिपटी होगी। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। और इस दूसरी वाली कुंडली के सिरों पर हम निर्गत वोल्टता प्राप्त
करते हैं उसको मैं लिख रहा हूं यहां पर VS से इसके सिरों पर प्राप्त वोल्टता, और इस कुंडली का नाम है द्वितीयक कुंडली। द्वितीयक कुंडली इसको कहा जाता है। एक बार डायग्राम अच्छे से समझ लीजिए। ट्रांसफार्मर में मेन इतना ही पार्ट होता है कि एक तो क्रोड होती है जो कि कच्चे लोहे की होती है। वो कच्चे लोहे की इसलिए होती है क्योंकि बार बार उसका चुंबकन और विचुंबकन होगा, और कच्चे लोहे का क्या होता है, आराम से बार बार चुंबकन विचुंबकन हो सकता है, उसमें सेतिल्य ऊर्जा हानि कम से कम होती है। इस कारण से ट्रांसफार्मर की जो क्रोड है वो कच्चे लोहे की ली जाती है। अंत में, इस वीडियो के अंत में भी उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसकी दो भुजाओं पर इस तरीके से कुंडलियां लिपटी होगी। यहां पर जो वोल्टता लगाई जाती है प्राथमिक कुंडली में उसको हम VP से, यहां से जो धारा बहती है उसको हम IP, और इस कुंडली में से जो धारा बहती है उसको हम IS से पुट करते। इसमें जो फेरों की संख्या है वो है NP, और इसमें जो फेरों की संख्या है वो है NS। प्राथमिक कुंडली के जितने भी मतलब वोल्टेज, धारा और फेरों की संख्या, उसके सबस्क्रिप्ट में हमने P लगाया है। ये प्राइमरी कोयल के लिए है, और ये सेकेंडरी कोयल के लिए इनके सब जगह हमने S लगाया है। आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। यह है इसकी बनावट। ये क्या है, ट्रांसफार्मर की बनावट। एक बार पुनः समझ लीजिए बनावट में क्या है। कच्चे लोहे की क्रोड होती है, और कैसे बनाई जाती है क्रोड को, एक आयताकार पतली कच्चे लोहे की प्लेट काट ली जाती है, और उस परत के ऊपर एक एक करके प्लेटें रखी जाती है। दो प्लेटों के बीच में कुचालक माध्यम भरा होता है। इतनी चीज क्लियर हो गई। यहां पर वोल्टेज लगाई जाती है, ये निवेशी वोल्टता होती है। यहां पर क्या करते हैं, वोल्टेज लगाई जाती है, निवेशी वोल्टता होती है, ओके। और इस सिरे के ऊपर वोल्टता प्राप्त की जाती है तो इसको हम निर्गत वोल्टता कहते हैं, आउटपुट वोल्टेज कहा जाता है, ओके। यहां से वोल्टेज लगाएंगे और इस वाले सिरे के ऊपर वोल्टेज प्राप्त करेंगे। इतनी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब ये कैसे काम करता है, कार्य विधि भी इसकी समझें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कार्य विधि कैसे काम करता है, कैसे कार्य करता है। तो यहां पर इसको समझने के लिए आप देखें कि जब इस प्राथमिक कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित की जाती है तो इस कुंडली के अंदर, क्योंकि इसमें से क्या है, ये लोहा है, ये कच्चे लोहे की है, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्रिएट होगी। यहां क्या उत्पन्न होगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और ये जो क्रोड है वो कच्चे लोहे की बनी हुई है। लोहे में से, लोहा है वो एक लोहे चुंबकीय पदार्थ है, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो ज्यादा गुजरती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निर्वात की तुलना में ज्यादा गुजरती है। यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्रिएट होती है वो इसमें से होती हुई यहां से ऐसे होती हुई वापस यहां आ जाती है, क्लोज लूप के रूप में होती है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, कुछ मैग्नेटिक लाइंस में यहां पर आपको दिखा रहा हूं, उनमें से एक मैंने यहां पर दिखा दी है। यहां से मैग्नेटिक लाइंस क्रिएट हुई वो जो कि दूसरी वाली कुंडली में से होकर गुजर रही है। तो यहां जब धारा में परिवर्तन होता है तो यहां पर तो क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता या जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो इस तरीके की होती है, आप देख लें, इस तरीके की होती है। इसके अंदर धारा और वोल्टेज का मान है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, साथ में इसकी वैल्यू भी चेंज होते, पॉजिटिव नेगेटिव तो होता ही होता है, साथ में इसका मान भी कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो धारा है या जो वोल्टेज है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। धारा का मान बदल रहा है तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से उनकी संख्या बदल रही है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और अनोन्य प्रेरण की घटना की वजह से इसके अंदर, इस दूसरी कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो ट्रांसफार्मर यही तो करता है, एक सिरे पर आपने वोल्टेज लगाई तो इसके सिरों पर हमें वोल्टेज प्राप्त हो जाती है। इतनी चीज क्लियर हो जानी चाहिए। तो एक सिरे पर आप वोल्टेज लगाओगे, दूसरे सिरे के ऊपर वोल्टेज प्राप्त कर लोगे। अब क्या है कि वोल्टेज को बढ़ाना है
या घटाना है, उस आधार पर प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ली जाती है। विद्यार्थियों, मैंने इसके बारे में थ्योरी पुट नहीं की है, न इसकी बनावट में, न ही इसकी कार्यविधि में। यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स, फिजिक्स से रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स की आवश्यकता, आप हमें इन नंबर पर व्हाट्सअप करें या हमारी एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, BCS एकेडमी नाम से। मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इस चैप्टर से संबंधित या सभी चैप्टर से संबंधित हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, वीडियोस के कोर्स मिल जाएंगे, NCERT बेस्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो एप्लीकेशन पर आप बहुत कुछ पाने वाले हैं। आप जाइए, विजिट कीजिए, देखिए और अपने मनपसंद का कोर्स परचेज कीजिए, और वो भी बहुत ही कम प्राइस में। वापस लौटता हूं मैं इसी टॉपिक पर कि हमारे पास में जो ट्रांसफार्मर है उसमें दो कॉइल होते, एक के ऊपर हम वोल्टेज लगाते हैं, दूसरी के ऊपर वोल्टेज प्राप्त करते हैं। ओके, अब इनकी फेरों की संख्या पर डिपेंड करेगा कि कौन सा ट्रांसफार्मर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर को दिखाने का तरीका वो भी हम समझ लेते हैं कि ट्रांसफार्मर को अब बार बार क्या है, इतना बड़ा डायग्राम के द्वारा हम नहीं दिखाएंगे, एक सिंपल सा फॉर्मूला तरीका अपनाएंगे। ये तो हमारी है प्राथमिक कुंडली, ये है क्रोड, और ये है द्वितीय कुंडली। इस तरीके से दिखाएंगे, और इस प्राथमिक कुंडली से ये प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत जुड़ा हुआ है, और यहां पर निर्गत वोल्टता हम प्राप्त कर रहे हैं। ये दिखाने का सरल तरीका है। ये एक सरल तरीका है। ट्रांसफार्मर की जो बनावट है वो हमने अभी जो पढ़ी है वही है। ओके, अब देखें, हमारे पास में है यहां पर सूत्र, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं वो हम यहां पर देख लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती है। हम प्राथमिक कुंडली के ऊपर वोल्टेज लगा रहे हैं। प्राथमिक कुंडली पर क्या कर रहे हैं, वोल्टेज लगा रहे हैं। तो प्राथमिक कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या होती है, चलिए देखिए। प्राथमिक कुंडली के सिरों पर, प्राथमिक कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता, देखिए प्रत्यावर्ती वोल्टता को हम PP से लिख रहे हैं। किससे पुट कर रहे हैं, PP। PP का मतलब देखिए प्राथमिक, ये है प्राइमरी कॉइल पर वोल्टेज। VP बराबर, मैं आपको याद दिलाता हूं, जो वोल्टेज होते हैं फेराडे के नियम से हमने पढ़ा है, E बराबर माइनस में N डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, E की जगह हमने लिख दिया है VP, E की जगह हमने क्या लिख दिया, VP, मतलब प्राथमिक कुंडली पर वोल्टेज। और N की जगह यहां पर हम लिख देंगे, N की जगह हमने लिख दिया है NP, फिर है डी फाई बी अपॉन डी टी। ये हमारे पास में आ गया है समीकरण 1, इक्वेशन नंबर 1 हमें प्राप्त हो गई। ये कहां से आई है वो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, प्राथमिक कुंडली से जितना फ्लक्स गुजरता है उतना का उतना ही द्वितीय कुंडली में से होकर गुजरे, तब चुंबकीय फ्लक्स सेम होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन सेम होगा, और द्वितीय कुंडली के सिरों पर भी एक प्रत्यावर्ती वोल्टता उत्पन्न हो जाएगी। यदि द्वितीय कुंडली से संपूर्ण फ्लक्स पारित हो, संपूर्ण फ्लक्स पारित हो मतलब चुंबकीय फ्लक्स गुजरता हो, पारित हो, तो
तो क्या होगा, द्वितीय कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टता, द्वितीयक कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टता, सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टता, दूसरी वाली कुंडली के सिरों पर जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो क्या होगी, उसको हम वी एस से पुट कर रहे हैं। किससे लिख रहे हैं, वी एस से, माइनस में एन एस डी फाइव बी अपॉन डी टी, डी फाइव बी अपॉन डी टी। आप इसको देख ले, में द्वितीय कुंडली के सिरों पर जो वोल्टेज है उसको वी एस से लिख रहे हैं, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या को एन एस से लिख रहे हैं, और द्वितीय कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स पहली कुंडली में जितना चुंबकीय फ्लक्स था उतना ही लिख रहे हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि सारी की सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूसरी वाली कुंडली में से भी होकर गुजर रही है। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता, बट हम ये लेकर चल रहे हैं विद्यार्थियों। आपको मैं क्लियर कर दूं, एनपी का मतलब है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, एनएस का मतलब है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। ये प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती वोल्ट था और ये द्वितीय कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्ट था। अब यहां से समीकरण 1/2 से, समीकरण 1 के अंदर किसका भाग लगा दें, 2 का भाग लगा दें, तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा, वीपी बट्टे में वी एस, वीपी बट्टे में वी एस बराबर, वीपी बट्टे में वी एस से क्या आ जाएगा, इसके अंदर इसका भाग लगाएंगे तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, डी फाइव बी बाई डी टी से डी फाइव बी बाई डी टी भी कैंसिल हो जाएगा, एनपी बट्टे में एन एस बचेगा। क्या बचेगा, एनपी बटेवा एन एस, ये बचने वाला है, ये हमें प्राप्त होने वाला है। ओके, ये एक रिलेशन आ चुका है, काफी महत्वपूर्ण संबंध हमें प्राप्त हो चुका है। अब यहां पर देखें कि यदि एक और कंडीशन हम डाल रहे हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है, कि प्राथमिक कुंडली के सिरों पर जितनी हम शक्ति अप्लाई कर रहे हैं उतनी की उतनी ही शक्ति दूसरी कुंडली के सिरों पर यदि प्राप्त हो रही है तो निवेशी शक्ति और निर्गत शक्ति बराबर होगी, तो उस स्थिति में भी हमारे पास में एक रिलेशन प्राप्त होने वाला है। हालांकि यह भी पॉसिबल नहीं है कि जितनी आप शक्ति अप्लाई कर रहे हैं उतनी की उतनी शक्ति आपको प्राप्त हो जाए, कुछ हिस्सा शक्ति का भी क्षय होता है, ऊर्जा का कुछ हिस्सा क्षय होता है। चलिए यहां पर देख लें, यह भी एक कंडीशन ही है, यदि ऊर्जा का क्षय नहीं हो, क्या क्षय नहीं हो, नहीं हो तो निवेशी शक्ति, निवेशी शक्ति जो कि प्राथमिक कुंडली के सिरों पर अप्लाई की जाएगी बराबर होगी निर्गत शक्ति के, निवेशी शक्ति और निर्गत शक्ति दोनों क्या होगी, बराबर होगी। अब यहां पर आप ध्यान दें, शक्ति का जो फॉर्मूला होता है उसको आप क्लियर कर लें, V इंटू आई होता है, V इंटू आई, शक्ति P बराबर क्या होता है, वी आई। तो निवेशी शक्ति प्राथमिक कुंडली के सिरों पर जो वोल्टेज है Vp, धारा बह रही है उसको हम लिख रहे हैं Ip, निर्गत शक्ति क्या हो जाएगी, Vs इंटू आई एस। यहां से अपने पास में Vp बट्टे में Vs बराबर आ चुका है Is बट्टे में Ip, ये हमें प्राप्त हो चुका है, ये हमें प्राप्त हो गया है। ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहां पर आप ध्यान दें, Vp बट्टे में Vs, Np बट्टे में Ns, और ये बराबर होता है Is बट्टे में Ip, ये उल्टा होता है, ये Vp Np Vs Ns, बट यहां पर देखो Vp Vs है, ये Is Ip है, इसे आप ध्यान में रखें, दिमाग में रखें। चलिए मैं आगे, यही ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले थे, अब हम दक्षता का भी एक फॉर्मूला देखेंगे, यही फॉर्मूले होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो फॉर्मूले हमारे पास में थे उसको मैं एक बार आपके सामने रख देता हूं। Vp बट्टे में Vs
ये बराबर होता है एन पी बट्टे में एन एस, ये बराबर होता है आई एस बट्टे में आई पी, आई एस बट्टे में आई पी, इन राशियों के बराबर होगा। ये हमारे पास में फॉर्मूला आ चुका है, ये आ गया है वीपी बट्टे में वीएस बराबर एनपी बट्टे में एनएस बराबर आईएस बट्टे में आईपी। ओके, अब अपना इसका अगला भाग है ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो ट्रांसफार्मर है ये दो प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला जो प्रकार है वो है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। कौन सा है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। देखो नाम से ही स्पष्ट है कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को, निम्न एसी वोल्टेज को, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को ये उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में कन्वर्ट करता है। निम्न को किस में कर देगा? उच्च एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। निम्न को किस में बदल देगा? उच्च में बदल देगा। तो यहां से देखिए हमें क्या क्या मिलने वाला है कि Vs का मान ज्यादा होगा। Vs का मान क्या होगा? Vp से ज्यादा होगा। प्राथमिक कुंडली के सिरों पर जो वोल्टेज आपने अप्लाई की उससे ज्यादा होगा। एक बात तो ये हो गई। यहां Vs ज्यादा है तो Ns का मान भी ज्यादा होगा Np से। इसका मतलब हो गया कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होगी। जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है उसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है? जैसे ऐसे में दिखाऊं, ऐसे इसमें जैसे 3 फेरे दिखाए तो इसमें क्या होता है? इस तरीके से होता है। ये तो प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीय कुंडली, इसमें फेरों की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। ये आपको दिख भी रहा होगा। यहां Np ये बड़ा होगा, सॉरी ये बड़ा होगा Ns से, Ns बड़ा होगा Np से। ये समझे आप। ओके, ये समझ आ जाना चाहिए। और यहां से बहने वाली जो धारा है Is है, Ip है वो ज्यादा होगी, Is कम होगी। ओके, अब मैं यहां पर दूसरा जो प्रकार है ट्रांसफार्मर का वो हमारे पास में है अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये क्या करता है? ये क्या करता है? इसका जस्ट उल्टा है। उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में कन्वर्ट करता है। उच्च वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करेगा? उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। उच्च वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने वाला है। ओके, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में ये बदलने का कार्य करता है। इसमें क्या होता है? प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। यहां पर जो फेरे हैं Np ये ज्यादा होंगे, Ns की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। चलिए यहां से ही देख लीजिए, ये क्या करता है? वोल्टेज को कम करता है। वोल्टेज को कम करता है तो Vp का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। Vs का मान क्या होगा? कम होगा। इसका जस्ट उल्टा है, इसका जस्ट उल्टा। यहां पर Vs बड़ा था, यहां Vp बड़ा है। तो फेरों की संख्या भी Np, प्राथमिक कुंडली के अंदर फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से ज्यादा होगी। धारा इनकी उल्टी होती है। Is ज्यादा होगा Ip से। वो आप इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं कि यहां पर ये बड़ा ये छोटा, ये बड़ा ये छोटा, ये बड़ा ये छोटा, तो ये Is बड़ा Ip छोटा। क्लियर? तो ये स्टेप डाउन अपचाई और उच्चाई ट्रांसफार्मर है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता। ट्रांसफार्मर की दक्षता का एक सिंपल सा सीधा सा फॉर्मूला है। ट्रांसफार्मर की दक्षता को हम नीटा से लिखते हैं। किससे लिखेंगे? नीटा से। द्वितीय कुंडली के सिरों पर प्राप्त ऊर्जा बटेवा
प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा, यही है ट्रांसफार्मर की दक्षता। देखिए द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली के सिरों पर, द्वितीय कुंडली के सिरों पर प्राप्त ऊर्जा, प्राप्त ऊर्जा बटेवा, द्वितीय कुंडली के सिरों पर प्राप्त ऊर्जा बटेवा प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा, प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा, दी गई ऊर्जा, प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा। गुणा में यदि परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 100% कर देंगे। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देखो और क्या तरीका है, नीटा बराबर, कई बुक्स में आपको यह भी मिलेगा, निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति मतलब आपको कितनी शक्ति प्राप्त हुई और आपने दी कितनी, दी कितनी, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। ये हमारे पास में आ चुकी है ट्रांसफार्मर की दक्षता। और किसी भी ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% नहीं होती, ऐसा कोई ट्रांसफार्मर बना ही नहीं है जिसकी दक्षता 100% हो। इसका मतलब जितनी शक्ति आप अप्लाई करें उतनी की उतनी शक्ति ही मिल जाए, जितनी ऊर्जा आपने निवेश की है उतनी की उतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ ऊर्जा हानियां होती है और उन ऊर्जा हानियों की वजह से किसी भी ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है वो 100% नहीं होती, 100% पॉसिबल नहीं है। ओके, अब वो ऊर्जा हानियां ही देख लेते हैं। पहला जो प्रकार है ऊर्जा हानि का वो है ताम्र ऊर्जा हानि, कुंडलियों का प्रतिरोध। समझें आप इसको, जैसे ये हमारे पास में ट्रांसफार्मर की क्रोड है, क्या है? ट्रांसफार्मर की क्रोड। और हमने क्या किया है, यहां पर एक कुंडली लपेटी है, के ऊपर दूसरे कलर की कुंडली लपेट देते हैं ऐसे। ये हमारे पास में है इस तरीके से निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता, जिसको हम वीपी से कह रहे हैं। और ये हमने इसके सिरों पर हमारे को निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर ये कुंडलियां होती है, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। तो ये जो कुंडलियां है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी मेटर की बनी होगी, जैसे तांबे की बनी होती है। मोस्टली किसकी बनी होती है? तांबे की। पहले ये एल्यूमिनियम की भी बनी हो सकती थी, तो ये तांबे की बनी होती है। और तांबे का खुद का भी क्या है? प्रतिरोध होता है। तांबे का क्या होता है? प्रतिरोध होता है। और उस प्रतिरोध के कारण से इस कुंडली में से गुजरने वाली जो धारा है उसकी वजह से ये गर्म हो जाती है। ये हमने जूल के तापन नियम में पढ़ा है कि जब किसी कुंडली से धारा प्रवाहित होती है तो वो तार गर्म हो जाता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितनी देर तक धारा प्रवाहित होगी, उतनी ही उष्मा क्रिएट होगी। तो ये जो कुंडलियां है इनका रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टेंस की वजह से ये कुंडलियां क्या होती है? गर्म हो जाती है। कुंडलियां क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। तो गर्म होगी तो कुछ ऊर्जा जो आपने लगाई उसका कुछ हिस्सा उष्मा में कन्वर्ट हो गया है। गर्म होने का मतलब है उष्मा में कन्वर्ट हो गई ऊर्जा। अब उष्मा में कन्वर्ट हो गई है तो हमारे पास में जो एनर्जी आपने लगाई, अप्लाई की, उसका कुछ हिस्सा क्या है? उष्मा में कन्वर्ट हो गया, वेस्ट चला गया। तो ऊर्जा हानि होती है। इसी वजह से किसी भी ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है वो 100% नहीं होती। और ऐसा कोई मेटर है नहीं जो सामान्य ताप पर शून्य प्रतिरोध प्रदर्शित करे। उसका प्रतिरोध कम हो सकता है लेकिन शून्य नहीं होता। हालांकि और भी मेटर होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, लोहा है,
उसकी कुंडली की बजाय तांबे की इसलिए ली जाती है ताकि उसका रेजिस्टेंस कम से कम रहे। तांबे का जो प्रतिरोध होता है वो कम से कम होता है। इस वजह से ट्रांसफार्मर की जो कुंडलियां होती है वो तांबे की बनाई जाती है, और तांबे पर होने वाली हानि को ताम्र हानि, ताम्र का मतलब तांबा, तो तांबे की जो कुंडलियां हैं उस पर होने वाली हानि है ये। तो ये क्यों होती है, इसका रीजन आपको समझ आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फ्लक्स क्षरण हानि। फ्लक्स क्षरण हानि, तो देखिए एक बार पुनः वही डायग्राम में आपके सामने रख देता हूं। ये हमारे पास में ट्रांसफार्मर की कोयल है, ट्रांसफार्मर की क्रोड है। अब इसके ऊपर क्या है, इस तरीके से ऐसे हमने क्या कर रखा है, ये कुंडलियां लपेट रखी है। ये कुंडलियां क्या कर रखी है, लपेट रखी है। इस तरीके से ये प्रत्यावर्ती वोल्टता है, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता है। ठीक, अब ये हमारे पास में दूसरी कुंडली है। कौन सी कुंडली है, दूसरी कुंडली है। ये इस तरीके से ऐसे। अब क्या है, यहां से थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, यहां हरा कलर ले लेता हूं। अब आप यहां पर ध्यान देंगे कि यहां से जो मैग्नेटिक लाइंस हैं, यहां से जब प्रत्यावर्ती वोल्टता आप अप्लाई करेंगे तो यहां से कुछ मैग्नेटिक लाइंस क्रिएट होगी, और वो सारी की सारी जो मैग्नेटिक लाइंस है ना, वो द्वितीय कुंडली में से होकर नहीं गुजरती, द्वितीय कुंडली में से होकर नहीं गुजरती। हम ऐसे ही ले लेते हैं, इसी में ही हरा कलर ले लेते हैं, और थोड़ा सी जो लाइन है इसको पतला कर लेते हैं। यहां से जैसे ये मैग्नेटिक लाइंस क्रिएट हुई, और वो यहां से होती हुई, यहां से होती हुई इस तरीके से आ रही है। अगली जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो इस तरीके से। तो ज्यादातर जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो प्राथमिक कुंडली में जितनी क्रिएट हुई उतनी जाती है, बट कुछ ऐसी भी होगी जो क्या है, एक आधी ऐसे होगी जो इधर से भी गुजर जाएगी। तो सारी की सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं द्वितीय कुंडली में से होकर नहीं गुजरेगी। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्राथमिक कुंडली क्रिएट करती है उसमें से कुछ हिस्सा उसका बाहर भी चला जाता है, तो फ्लक्स में कमी आ जाती है। जो हमने फॉर्मूले पीपी और वीएस के लिखे हैं उसमें डी फाई अपॉन डी टी दोनों जगह लिखा है, वहां पर जो फाई है वो दोनों स्थितियों में सेम नहीं हो सकता, कुछ ऊर्जा यहां पर लॉस हो जाती है। इसको हम कहते हैं फ्लक्स क्षरण हानि। इस फ्लक्स क्षरण हानि से बचने के लिए एक नए टाइप के ट्रांसफार्मर को इजाद किया गया, जिसमें इस तरीके की कोयल ली गई। इस तरीके का मतलब देखा, देखिए ऐसे एक कुंडली इस तरीके से लिपटी होगी ऐसे, और दूसरी वाली जो कुंडली है वो इस तरीके से लिपटी ऐसे। इसी के ऊपर ही दोनों एक दूसरे के ऊपर लिपटी होती है, विद्युत रुद्ध तांबे के तार द्वारा लिपटी होती है। तो एक में से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेगी दूसरी में से भी उतनी ही गुजरेगी। तो फ्लक्स क्षरण हानि का बेटर तरीका निकाल लिया गया, इस हानि को रोक लिया गया। ठीक है, पहले ये था सिस्टम। अब आजकल जो ट्रांसफार्मर तैयार हो रहे हैं उसमें इस तरीके का सिस्टम लगाया जाता है। क्रोड इस तरीके की बनाई जाती है, जो पटलित कच्चे लोहे की क्रोड है वो ऐसी होती है। आगे है भंवर धारा ऊर्जा हानि। भंवर धारा वाला जो टॉपिक है वो 6वें चैप्टर में हुआ करता था पहले। ये टॉपिक अपने सिलेबस में था बट अब नहीं है, बट मैं समझा देता हूं क्या होता है भंवर धारा, क्या होती है। जैसे ये हमारे पास में दो चुंबक है, मैग्नेटिक फील्ड ये क्रिएट कर रही है एन से एस की ओर, एन से एस की ओर यहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो रहा है। अब यहां पर क्या है, कोई प्लेट है या कोई धातु का टुकड़ा है, उसको हमने धागे से बांधा और इसको यहां से इस तरीके से ऐसे करके छोड़ दिया। ये इस तरीके से मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसमें से गुजरने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी संख्या में लगातार क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो इस प्लेट से, इस चालक से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुन ले, प्लेट से चालक से संबंधित जब चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होता है
तो चालक के अंदर ही, ये जो आपने चालक लिया है, इस चालक प्लेट के अंदर ही वर्ताकार पथ में धाराएं उत्पन्न हो जाती है। इस तरीके से कुछ धाराएं क्रिएट हो जाती जिनको भंवर धाराएं कहते हैं। तो किसी चालक प्लेट से संबंधित जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस प्लेट के अंदर बंद वक्रों के रूप में उत्पन्न होने वाली धाराएं भंवर धाराएं कहलाती है। क्या कहलाती है? भंवर धाराएं कहलाती है। और अपना जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर देखो, अपना जो ट्रांसफार्मर है इसमें ये कच्चे लोहे की क्रोड है। ये काहे की क्रोड है? कच्चे लोहे की क्रोड है। तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो गुजरती ही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती ही है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती है और उनमें लगातार बदलाव आता है, क्योंकि धारा इस तरीके से प्रवाहित होती है। धारा में बदलाव आता है, आई में बदलाव आएगा तो चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव आएगा, चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव आने से चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव आएगा, जिसके कारण से उस प्लेट से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तत्पश्चात ये जो चालक क्रोड है इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। अब भंवर धाराओं की वजह से भी धारा उत्पन्न होगी, धारा उत्पन्न होगी तो प्लेट क्या हो जाती है? गर्म हो जाएगी। इस ऊर्जा हानि से बचने के लिए एक मोटी लोहे की क्रोड लेने की बजाय पतली पतली प्लेटों के रूप में पटलित क्रोड ली जाती है। इसको आप समझें कि भाई हमने एक प्लेट के ऊपर दूसरी, दूसरी पर तीसरी, तीसरी पर चौथी प्लेट रखी। क्यों रखी? क्योंकि भंवर धाराएं उत्पन्न होगी। उन भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए एक एक करके पतली प्लेटें बनाई जाती है, पटलित क्रोड तैयार की जाती है। तो ये थी भंवर धारा ऊर्जा हानि। और अंत में हम बात करेंगे यहां पर शिथिल्य ऊर्जा हानि। शिथिल्य ऊर्जा हानि, इसको भी आप समझ ले में, ये हमारे पास में है ट्रांसफार्मर, ये है ट्रांसफार्मर की क्रोड। अब क्या है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो देखें आप किस तरीके से क्रिएट होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किस तरीके से उत्पन्न होती है वो आप एक बार जरूर देख लें। ये प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत हैं। अब यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से क्रिएट होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से जाएगी। देखो, जब जैसे मान लेते हैं कि धारा पॉजिटिव रहती है, धारा पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चलेगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, धारा का मान बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इधर धारा का मान अपोजिट हो जाता है। अब देखिए, धारा का मान अपोजिट हो जाता है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी। तो ये जो कच्चा लोहा है, इस लोहे के अंदर एक बार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे, एक बार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे, जब पॉजिटिव धारा बहती है तो ऐसे पॉजिटिव धारा बहती है। जब नेगेटिव में होती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी? अपनी डायरेक्शन बदल लेगी। तो ये क्या होता है, एक दिशा में चुंबकित होता है, फिर विपरीत दिशा में चुंबकित होता है, चुंबकित विचुंबकित, चुंबकन विचुंबकन, बार बार चुंबकन विचुंबकन होता है। इस वजह से जो ऊर्जा हानि होती है उसको शिथिल्य ऊर्जा हानि कहते हैं। चुंबकन विचुंबकन के कारण से किसी चालक में होने वाली ऊर्जा हानि शिथिल्य ऊर्जा हानि कहलाती है। ठीक है, और ये ऐसा हो रहा है यहां पर क्योंकि प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही चलती है। इस वजह से चुंबकन विचुंबकन कंटिन्यूअसली चलता है और इसकी वजह से शिथिल्य ऊर्जा हानि होती है। अब इस शिथिल्य ऊर्जा हानि से बचने का क्या तरीका है? कोई तरीका नहीं है, कम की जा सकती है। और बार चुंबकन और विचुंबकन हो, आसानी से चुंबकन और विचुंबकन हो, तो ऐसे पदार्थ का प्रयोग किया जाता है जिसका आसानी से चुंबकन और विचुंबकन हो सके। तो इसके लिए ही कच्चे लोहे का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो क्रोड है वो कच्चे लोहे की इसलिए ली जाती है ताकि शिथिल्य ऊर्जा हानि कम से कम हो। पटलित क्रोड एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट इसलिए रखी जाती है ताकि भंवर धारा ऊर्जा हानि कम से कम हो। दोनों कुंडलियों को एक दूसरे पर इसलिए लपेटा जाता है ताकि फ्लक्स सरण हानि कम से कम हो। और तांबे की कुंडलियां इसलिए ली जाती है क्योंकि उनका प्रतिरोध कम होता है, ताम्र ऊर्जा हानि कम से कम हो। तो विद्यार्थियों, ये थी ट्रांसफार्मर में होने वाली विभिन्न ऊर्जा हानियां। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा।
आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर का पहला वीडियो लेकर फिर लौटेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।